वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड, आपका चैप्टर 4+5 का टेस्ट बुक 1। तो आपको बताता चलूँ, हमेशा की तरह हमारे 2 पार्ट्स होंगे यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए जी क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। इफ 2 and 8 आर द रूट्स ऑफ, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + ax + बीटा इज इक्वल टू 0। आप इसके रूट्स क्या गिवन है आपको? 2 and 8, ये इसके क्या है, क्या लगते हैं जिसके रूट्स। अब आपको एक और चीज गिवन है, 3 and 3 आर द रूट्स ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन। एक दूसरी इक्वेशन है जी x² + ax, बल्कि यहां अल्फा है, x² + αx + b = 0। देन द रूट्स ऑफ तीसरी इक्वेशन आपको गिवन है जी x² + ax + b = 0। 3 दरअसल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी रूट्स गिवन है। कौन से हैं जी? 3 और 3, ये इसके रूट्स, ये इसके रूट्स, और इसके रूट्स आपने कैलकुलेट करने। ठीक है जी, इसके रूट्स आपको नहीं गिवन, वो आपने कैलकुलेट करने। ऑप्शंस को भी लिख लेते हैं जी। यहां पर ऑप्शंस क्या है हमारे पास? पहली ऑप्शन है जी -1 8 -8 -2, बीटा बी ऑप्शन में -9 और 2 है, जबकि डी ऑप्शन में 1 और 9। तो चलिए जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपने फाइंड करने, उसमें देखिए आपने a और b मौजूद है, इसमें अल्फा और बीटा नहीं है, यानी अल्फा और बीटा से हमें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। अब रूट्स का जो सम होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम याद करें, -b/a। -b/a को ऐसे नहीं याद रखना आपने, असल में क्या होता है बोला, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², और रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है जी? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये हमने याद किया होगा। तो जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बीटा है और बीटा से गर्ज कोई नहीं है, यहाँ पर a और b मौजूद है, राइट? तो हमें सिर्फ उस चीज से गर्ज है जिसमें a है। तो सम, यहां से हम सम कैलकुलेट करते हैं जी। सम किसके बराबर होता है? -b/a, b की जगह a की जगह 1, राइट? तो -a/1 सम किसके बराबर है? रूट जब आपको गिवन है तो सम कैलकुलेट कर लें। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा जी? 10। तो आप देख सकते हैं यहां से a की वैल्यू दरअसल क्या आ गई? -10। तो क्या करें भैया, इस a की जगह क्या लिख दें? -10। ठीक हो गया जी, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन जाएगी तो रूट्स भी बन जाएंगे। अब यहाँ पर b है, तो b को फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखिए b यहाँ मौजूद ही नहीं, तो इसका प्रोडक्ट से हमें गर्ज ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट में बीटा आ जाना, बीटा यहाँ पर है ही, तो लिहाजा यहाँ से हमने सिर्फ सम निकालना था, उसका काम अब प्रोडक्ट का खत्म हो गया। यहाँ से यहाँ पर क्या, यहाँ पर सम निकालें, सम निकालेंगे तो उसमें अल्फा आ जाएगा, क्योंकि सम बराबर होता है नेगेटिव टाइम कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², तो उसमें अल्फा आ जाएगा। वो चाहिए नहीं, हमारा b है, b निकालना है, तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए जी प्रोडक्ट कैलकुलेट कीजिए। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा जी? 3 3 are 9, और प्रोडक्ट बराबर किसके होता है? किसके बराबर होता है जी? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट कोएफिशिएंट। क्या आ जाएगा जी यहाँ पे? b ओवर इसका कोएफिशिएंट कितना जी? 1। तो आपने देखा b की वैल्यू क्या मिल रही है आपको? 9। तो चलिए जी यहाँ पर क्या पुट करते हैं? 9। अब आपने क्या करना है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को कैलकुलेट करना है। क्या ख्याल है? रूट्स आपको गिवन है, तो रूट्स फाइंड करने की जरूरत है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, फैक्टराइजेशन कर लें, रूट्स निकल तो सकते हैं, लेकिन जरूरत ही नहीं है। भाई क्या करें? या तो कर लें बैक सॉल्व। रूट्स वो होते हैं जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो भैया इनमें से देख लें कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो कि इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। फॉर एग्जांपल -1 से शुरू करते हैं। -1 पुट करें 1, यहाँ -1 पुट किया तो +10 +9। भाई इनका सम तो कभी भी 0 नहीं होने वाला, तो -1 तो ऑप्शन आपकी हो ही नहीं सकती। निकाल दीजिए, जिस ऑप्शन में -1 मौजूद है वो इग्नोर कर दें, ये इग्नोर हो जाएगा ऑप्शन। ऐसे ही आप बाकियों को चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन मैं ऐसे नहीं करवा रहा। ठीक है जी, यहाँ पर देखें बैक सॉल्व करके भी चेक किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी लेंथी काम है। 8 का स्क्वायर 64 कैलकुलेट करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, सम निकालेंगे, मतलब उनको आपने ऐड करना होगा, मुश्किल काम है। आप क्या करें, यहाँ पर मजीद एक शॉर्ट यूज कर सकते हैं। ये अच्छा शॉर्ट करता है बैक सॉल्व करना, लेकिन दोबारा आप सम कैलकुलेट कर लें। देखें सम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से क्या निकलेगा? -b/a
-10/1, तो -10/1 क्या निकलेगा 10। इस तरह प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट क्या होता है C/A, 9/1 क्या निकलेगा 9। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम 10 है और प्रोडक्ट कितना है जी 9। तो भाई चेक कर लो, रूट्स आपको गिवन है, किन रूट्स का सम 10 है और किन का प्रोडक्ट 9 है। तो भाई इसको चेक करो, इनका सम तो 7 हो गया, गई। इनका सम -10 हो गया, इनका सम -7 ये भी गया, इनका सम 10 और आप देख सकते हैं इनका प्रोडक्ट कितना है जी 9। यही है आपकी ऑप्शन। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो, ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास, आपने डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, कोई तरीका आपके पास नहीं है, ना फैक्टराइजेशन, ना कंप्लीटिंग स्क्वायर, ना क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक ही तरीका है बैक सॉल्व। बैक सॉल्व करने के लिए भी आप सम और प्रोडक्ट का यूज करके आसानी के साथ रूट्स चेक कर सकते हैं। तो ये जी आपका डेल्टा आंसर। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 4.6 में इस टाइप के बेशुमार क्वेश्चन है कंडीशंस वाले। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इस टाइप के हैं तो क्या कंडीशन होगी। तो पहले ये समझते हैं जो कंडीशंस हैं, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप इनको अंडरस्टैंड कर लें। आपके पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है जी ax² + bx + c = 0। तो रूट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं अल्फा अल्फा। अच्छा, अल्फा अल्फा लिखने से क्या मराद है, मैं बीटा बीटा भी लिख सकता था, मैं TD भी लिख सकता था, मैं UU भी लिख सकता था। मतलब कहने का ये है कि रूट्स इक्वल है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं, याद कर लें, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो 0। ये मैंने लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट 0। आप इस कंडीशन को याद कर सकते हैं। अल्फा माइनस अल्फा लिखने का क्या मतलब है। अल्फा माइनस अल्फा एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस है ना, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइंस। ऐसा कोई क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद भी था इस एक्सरसाइज में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइंस और एडिटिव इनवर्सेस का एक ही मतलब था। तो यहां हमने लिखा हुआ, समझ आप खुद जाएं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस कब होंगे, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइंस कब होंगे, जब b 0 हो, यानी x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो 0 हो। कंडीशंस याद कर लेंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अल्फा 1 और अल्फा मतलब क्या, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस कब होंगे जी, जब a c के बराबर हो, यानी जब x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म ये दोनों इक्वल हो। अल्फा 2 अल्फा लिखने से मुराद क्या बोला, जब एक रूट दूसरे रूट का क्या लगता है डबल, एक रूट दूसरे रूट का डबल है, डबल हो तो क्या कंडीशन होगी जी 2b² = 9ac। कंडीशन याद कर लें। एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर कब होगा, देखिए अल्फा स्क्वायर की अल्फा, एक रूट दूसरे का स्क्वायर कब होगा, जब ये वाली कंडीशन बनी। ये वाली कंडीशन याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम तो जरूर है, लेकिन प्लीज आप याद कर लीजिए। bq + ac × a + c = 3abc। अल्फा अल्फा प्लस 1, अच्छा यहाँ पर अल्फा अल्फा प्लस 1 की बजाय अल्फा अल्फा -1 भी आ सकता है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स डिफर बाय यूनिटी हो। देखिए डिफर बाय यूनिटी इस टाइप का भी क्वेश्चन था। डिफर बाय यूनिटी, आप इन दोनों का डिफरेंस चेक करें 1, इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो भी 1। तो ये डिफर बाय यूनिटी की कंडीशन है। क्या कंडीशन है जी, b² - 4ac = a²। आप इसको आसानी से भी याद कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू a का स्क्वायर, ऐसे भी याद की जा सकती है ये कंडीशन। तो इन कंडीशंस को याद करने का आपको फायदा क्या है, आपको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट अगर आपने ये कंडीशंस याद की होंगी, इनको यूज करके आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन 2 आपके पास है, इसको देखने जा रहे हैं जी। If one root of the equation ax² + bx + c = 0, as such आपको इक्वेशन गिवन है, is square of the other, एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है, देन क्या कंडीशन होगी जी। एग्जैक्टली आपको ये कंडीशन याद करने के लिए कहा होगा और ऑप्शन बी में आपको आंसर इसका मिल रहा है। तो क्वेश्चन 2 का जो आंसर हो गया वो बी हो गया। ठीक है जी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताता चलूं कि आपको मजीद यहाँ से कुछ क्वेश्चन वो पूछ सकता है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, मिसाल के तौर पर आपको ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन किया है। इफ क्वेश्चन में कहता हूं, इफ 1 या यूं कह लें इफ रूट्स ऑफ ax² + 3x + 4 = 0 आर मल्टीप्लिकेटिव inverses of each other, then क्या होगा जब आपको कंडीशन वो पूछ सकता है कि किस टाइप की कंडीशन बनने जा रही है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर कब होते हैं, कब होते हैं जी, जब ये कंडीशन हो ac के बराबर हो, यानी x² का कोएफिशिएंट जो कि इस वक्त a है किसके बराबर हो जी, कांस्टेंट टर्म इस वक्त क्या है जी 4,
तो a की वैल्यू क्या आ गई 4। आपको क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है a की वैल्यू निकालो या कब होगी, क्या कंडीशन होगी। तो देखिए आपने फौरी तौर पर कंडीशन चूंकि याद की हुई है, इसको यूज करके आप a की वैल्यू कहे तो वो फाइंड कर सकते हैं, या कोई कंडीशन अगर आपको कहे तो वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इन कंडीशंस को याद करने का आपको बड़ा ही फायदा होने वाला। नेक्स्ट जी चलते हैं जी क्वेश्चन 3 की तरफ। कहता है जी इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, अच्छा अब इक्वेशन तो लिखी हुई है क्वेश्चन 3 में, आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 into 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस 2 माइनस आयोटा इक्वल टू 0। कहता जी एक रूट क्या है 2 माइनस आयोटा, देन द अदर रूट विल बी, दूसरा रूट बताना है। अच्छा बहुत ही मुश्किल किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। सबसे पहले ये देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोएफिशिएंट्स आमतौर पर रियल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स है वो इमेजिनरी हो। कोई बात नहीं अगर कोएफिशिएंट्स इमेजिनरी भी हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चलूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं हमेशा अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है दूसरा भी कॉम्प्लेक्स ही निकलना है, एक रूट रियल है तो दूसरा भी रियल ही निकलना है। और अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स निकल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में निकलेंगे भाई, ये बात ध्यान में रखिए। यानी एक अगर 2 माइनस आयोटा है तो फिर दूसरा रूट क्या होगा जी अदर रूट, भाई इसका कॉन्जुगेट लो क्या बनेगा 2 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब आपको आता है इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज करना होता है। तो याद रखें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉम्प्लेक्स है दूसरा रूट भी कॉम्प्लेक्स होगा, और वो कौन सा होगा उसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे। दूसरी बात सर्ड की फॉर्म में भी रूट्स आ सकते हैं, मतलब अगर इस टाइप का रूट है 2 प्लस 3 टाइम अंडर रूट 7, सर्ड का क्या मतलब है यहाँ पर स्क्वायर रूट जो है वो एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, इर्रेशनल रूट टाइप्स। ठीक है जी। इस सूरत में भी अगर एक रूट ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो याद कर ले इसका जो दूसरा रूट होने वाला है वो इसका कॉन्जुगेट तो नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स वैल्यूज का होता है, यहाँ पर ये वैल्यू रियल है। देखिए इर्रेशनल भी रियल है, रैशनल भी रियल है, इनका प्रोडक्ट और सम ये भी रियल है। लेकिन इस केस में भी इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट आप ज़बानी निकाल सकते हैं। वो क्या होगा जी, ये साइन चेंज कर दें, किसका साइन चेंज कर दें, इर्रेशनल पार्ट का साइन चेंज कर दें। यहाँ पर अगर इस फॉर्म में हो आयोटा वाली फॉर्म में तो कॉन्जुगेट ले लें, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लें। अगर इस फॉर्म में एक रूट गिवन है तो दूसरा रूट भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? 2 जो फर्स्ट पार्ट है जो रैशनल पार्ट है वो एज इट इज, इर्रेशनल पार्ट का आपने साइन चेंज करना है और आपको दूसरा रूट मिल सकता है। ठीक हो गया जी। दो बातें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आप याद करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2 प्लस आयोटा आपका आंसर है, आपको मिलेगा ऑप्शन बी में। क्वेश्चन 4 पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा जी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है जी, पार्शियल फ्रैक्शन करनी है जी हमने x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। भाई इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, भाई कैसे करें? अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन उसने पूछ ली है जी, आपको लग रहा होगा क्या उसने क्या जुल्म कर दिया आप पे। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन तो 2-2 सफों के 3-3 सफों के क्वेश्चन से तो बहुत मुश्किल काम है। पहली बात मैं बताता चलूँ आपको कि पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको कोई मुश्किल क्वेश्चन वो पूछने वाला नहीं है। हमेशा याद रखें कोई ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा जो कि काफ़ी हद तक ईजी होगा। तो इस वक्त आप देखें पार्शियल फ्रैक्शन करने का जो पहला असूल है वो लगाएं। आपकी फ्रैक्शन कौन सी होनी चाहिए, प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन करने की आपने कोशिश नहीं करनी, पहले आपने उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। कैसे? डिवाइड करके, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। डिवाइड करके आप उसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी। इस वक्त ऊपर डिग्री 1 है नीचे डिग्री 3 है, ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले जो दूसरा असूल है उसकी तरफ। वो क्या है? डिनोमिनेटर के अगर मजीद फैक्टर बन रहे होंगे तो बनाने हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा और कभी ना भूलिएगा। ठीक है जी। पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त सम टाइम उसने कुछ फैक्टर्स आपको बना के दिए हुए होते हैं, आप चुप करके पार्शियल फ्रैक्शन करनी शुरू कर देते हैं। गलत हो जाता है भाई, मैं इस वक्त एग्जाम्पल ही देने जा रहा हूँ कि क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सिर्फ आपको बताता चलूँ, ये याद रख ले अगर डिनोमिनेटर के मजीद फैक्टर्स बन रहे होंगे तो वो बनाने हैं, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब उसके बाद टाइप देखिए, टाइप कौन सी? देखिए एक फैक्टर लीनियर, दूसरे फैक्टर भी लीनियर है लेकिन लीनियर रिपीट हो रहा है ट्वाइस, यानी लीनियर रिपीटेड फैक्टर है। तो ये सेकंड टाइप है। तो क्या करना है, ऐसे मोड पे क्या करते हैं याद कर लीजिए, a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 3 प्लस c ओवर x प्लस 3 का स्क्वायर।
ऐसे करते हैं जी आप पार्शियल फ्रैक्शन, एक लाइन में ही लिखें। अब उसके बाद अब क्या करते हैं, जो करते हैं वो छोड़ दें, भाड़ में जाए जो भी करते थे। करना क्या है ये ज़हन में रख लीजिए, करना क्या है। करना क्या है, अगर आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखिए ए के नीचे क्या पड़ा हुआ है जी, एक्स माइनस 1 पड़ा हुआ है, इसको 0 के बराबर रख लो और एक्स की कीमत निकालो। इसको अगर मैं 0 के बराबर रखता हूं तो एक्स की वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी, 1। चुप करके भाई आपने लेफ्ट साइड पर ये वैल्यू पुट कर देनी है एक्स की जगह, लेकिन डिनोमिनेटर में याद रखें, डिनोमिनेटर में याद रखें उस फैक्टर में आपने ये वैल्यू नहीं पुट करनी जिस फैक्टर में इसको पुट करके 0 बने। डेफिनेटली एक्स की जगह 1 पुट करना है, इसी को 0 के बराबर रखा था ना, तो एक्स की वैल्यू 1 जब आप इसमें पुट करेंगे तो इसमें पुट करके यहाँ 0 बन रहा है। इस फैक्टर को भैया छुपा लो और एक्स की जगह 1 ही पुट करना है, जो बाकी हिस्सा बच रहा है उसमें पुट कर दो, उसमें पुट कर दो, उसको सॉल्व कर लो और जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वही आपकी वैल्यू होगी किसकी, ए। ठीक हो गया जी। तो 1 पुट करेंगे, एक्स की जगह क्या कर रहा है आपको, 1 + 2 3, नीचे 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 3/16। मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, ए की वैल्यू आ गई 3/16, 3/16। मैं कर रहा हूँ, सिर्फ कर नहीं रहा, आपको समझा भी रहा हूँ, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शंस को चेक कर ले, हो सकता है कि आपको बाकी वैल्यूज निकाल ना पड़े। तो x - 1 के ऊपर देखिए 3/16, लो जी तीनों में 3/16 है और नन ऑफ दिस की भी ऑप्शन है, नन ऑफ दिस की ऑप्शन है तो मतलब तीनों वैल्यूज आपको फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आपने 2 वैल्यूज फाइंड कर ली वो ठीक निकली, तीसरी वैल्यू तीनों में गलत हो। तो नन ऑफ दिस की ऑप्शन आए तो आपने बचना है, अब आपको तीनों फाइंड करने पड़ेंगे। चलिए जी, अब क्या करना है जी, अब भाई b के नीचे क्या है, x + 3, b के नीचे x + 3 है, x + 3 को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा भाई, x की वैल्यू -3 आएगी। अब -3 आपने पुट करना है, किस में पुट करना है, उस फैक्टर में नहीं पुट करना है जिसमें 0 बने, डिनोमिनेटर में। चेक करें जी, यहां पर -3 पुट करेंगे 0 बन जाएगा, इसको छुपा लो और करो -3 ऊपर पुट, -3 + 2 कितना बनेगा, -1, नीचे -3 -1 -4, तो -1 और -4 क्या बन जाएगा जी, 1/4। लो जी एक वैल्यू आ गई 1/4। अब अगला क्वेश्चन, ये 1/4 जो वैल्यू है किसकी है, आपको लग रहा है b, क्योंकि आपने b के नीचे x + 3 था उसको 0 के बराबर पुट किया तो b की वैल्यू आएगी ना भैया ना, c के नीचे भी यही है, यानी आप इसको भी 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू -3 ही निकलेगी। अब -3 पुट करके जो वैल्यू आपने फाइंड की है 1/4, वो वैल्यू इसकी है या इसकी है, तो ज़हन में रख ले वो वैल्यू इसकी है। लीनियर रिपीटेड के केस में जो वैल्यू आप फाइंड करते हैं वो हमेशा हाईएस्ट पावर वाले यानी लास्ट वाले की वैल्यू निकलती है, ये ज़हन में रख लीजिएगा। अगर पावर 3 होती यहाँ पर तो नेक्स्ट d/x + 3 का क्यूब होता, वो d की वैल्यू निकलती थी। इस वक्त जो 1/4 वैल्यू निकली है वो किसकी निकली है, c की, यहाँ पर आ गया 1/4। फिर से ऑप्शन को देखा, हो सकता है एक ही ऑप्शन में यहाँ पर 1/4 हो 3/16 के साथ, तो 1/4 जी, लो जी बी ऑप्शन तो आपकी गलत होगी कि बी ऑप्शन में x + 3 का स्क्वायर जो है उसके ऊपर 1/4 तो है लेकिन साथ में माइनस का साइन है, तो बी ऑप्शन गलत होगी। तो अब ए और चार्ली, अल्फा और चार्ली इन दोनों में से जवाब हो सकता है, दोनों में 1/4 ही मौजूद है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन पैदा होता है कि अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें। लीनियर पीरियड के केस में आपको पता है एक कांस्टेंट रह जाता है, एक से ज्यादा कांस्टेंट भी रह सकते हैं, अगर पावर 3 होती 2 कांस्टेंट रह जाते हैं। इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ता है। अब भाई कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कैसे करें, मुश्किल काम हो गया ना यार, वो तो बहुत लेंथी काम हो गया। तो इसका भी मैं आपको एक शॉर्ट वे बता देता हूँ, क्या याद करेंगे आप, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, अभी एक ही रह गया, एक ही रह गया। आपने पहले मरले में क्या किया था, x की वैल्यू 1 पुट की थी जो कि इसको 0 के बराबर पुट करके निकलती है। उसके बाद आपने क्या वैल्यू पुट की, -3 पुट की जो कि इसको 0 के बराबर पुट करके निकलती है। अब आप क्या करेंगे, डेफिनेटली इसको भी 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू फिर से -3 निकलेगी, फिर आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, वो अगेन 1/4 ही आ जाएगी। तो क्या करें, सोचे क्या करें, बजाय इसके कि हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें, दो वैल्यूज आ गई हुई हैं, अब आप ये करें कि भाई x की वैल्यू खुद से कोई पुट कर दे, खुद से। अच्छा खुद से क्यों करनी है, यहां पर मैं ये भी बताता चलूं, आप याद रखें एमसीक्यू ये भी बन सकता है कि जो पार्शियल फ्रैक्शन होती है किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन की, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की, वो हमेशा आइडेंटिटी बनती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, वो आम इक्वेशन नहीं होती, वो आइडेंटिटी होती है, और आइडेंटिटी वो इक्वेशन होती है जो डोमेन के तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू, भैया तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू हो।
हर वो वैल्यू जो आप इसमें पुट कर सकते हैं वो कर सकते हैं, वो कर दें। अब हर वैल्यू तो पुट करनी नहीं, एक ही कीमत रहेगी, तो आप x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे कैलकुलेशन भी कम से कम करनी पड़े। अब लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर ये नंबर है, ठीक है जी, लेफ्ट साइड पे ये नंबर, मैं इस चीज को जरा लेफ्ट साइड पे लिख के आपको एक बार बताता चलूं कि लेफ्ट साइड पे क्या है, x + 2 ओवर x - 1 इंटू x + 3 का स्क्वायर, ये है लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे देखिए ऊपर क्या पड़ा हुआ है जी, x + 2, आप x को 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है, मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि वो नंबर पुट करें जिसको इसमें पुट करके कैलकुलेशंस कम से कम करनी पड़े। लेकिन अगर आप x की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 पुट करके -2 + 2 0, 0 पर समथिंग 0 हो जाएगा। तो बेहतर ये कि आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे जी, -2। ऑफ कोर्स आप 0 भी कर सकते हैं, पुट 1 2 3 4 5 जो मर्जी पुट कर दो भाई, ये एक आइडेंटिटी है, जो भी वैल्यू पुट करोगे चलेगी, b की वैल्यू एक ही निकलेगी और सही निकलेगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। लेकिन वो वैल्यू हमने पुट करनी जिससे कैलकुलेशंस कम से कम करनी पड़े। -2 पुट करूंगा तो ये देखिए लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, 0। अब राइट साइड पे क्या होगा, राइट साइड पे पुट करना पड़ा है कि नहीं करना, करना है भाई। अच्छा, अब आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि सर ने जब a और c की वैल्यू निकाली है तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे पुट की थी, राइट साइड पे तो पुट की ही नहीं। लेकिन भाई अब ये भी तो देखो ना कि क्या करना था, बोला मैंने उस वैल्यू को, बल्कि आप ये याद कर ले, ज्यादा बहस नहीं पढ़ते, ये याद कर ले कि आपने डायरेक्ट जो वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं उनको फाइंड करने के लिए सिर्फ लेफ्ट साइड में पुट करनी है वैल्यूज, ठीक है जी। और जब आप उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे जो कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किए बगैर नहीं निकल सकती, याद रखें कोई सी भी वैल्यू x की पुट कर सकते हैं आप, लेकिन आप दोनों साइड्स पे करोगे, लेफ्ट साइड पे भी पुट करोगे और भाई राइट साइड पे भी पुट करोगे, ये दोनों साइड में पुट करनी है, ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा, भूलिएगा ना। तो -2 यहाँ पुट किया, ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो समथिंग ओवर 0 0 हो जाएगा। माइनस क्या पुट करना था, -2 यहाँ पुट करेंगे, -2 -1 -3 हो जाएगा। तो 3 3 से तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा ये -1 और 16 बच जाएगा। यहाँ पर करें जी -2 + 3 1, तो यहाँ पर तो सिंपल b/1 यानी b आ गया, प्लस जी यहाँ पर अब क्या पुट करना था जी, -2 + 3 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये बन गया 1/4। लो जी, अब यहाँ से b की वैल्यू निकलने जा रही है जी, b की वैल्यू क्या निकलेगी जी, 1/16 -1/4, एलसीएम ले लीजिए 16, 1 - 4 -3/16, तो b की वैल्यू -3/16। और आप देख सकते हैं कि अल्फा में पॉजिटिव 9 और 16 है, जबकि चार्ली में -3/16 है, तो यूं आपका आंसर हो गया चार्ली। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत लेंथी काम है, ठीक है जी, लेंथी है, इतना लेंथी नहीं है। कम से कम जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक सीखी हुई है, जो 2-2 3 सौ के क्वेश्चन थे, उनसे लेंथी तो हरगिज़ नहीं है, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि मे भी आपको इतना लेंथी क्वेश्चन आए ना, मे भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपने एक ही वैल्यू निकालनी हो, बाकी वैल्यूज निकालने के लिए कही ना हो आपको, ठीक है, तब भी इजी होगा। मे भी 4 ऑप्शनों में सिर्फ पहली ही वैल्यू जो आपने फाइंड की है वो ठीक हो, बाकी तीनों में यही गलत हो, तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं होगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो छोटी छोटी टेक्निक्स जो हैं वो आपने अपने माइंड में रखनी है, जिनकी मदद से आप अपने क्वेश्चन को, अपनी प्रॉब्लम को आसान कर सकते जी। क्वेश्चन 5 पढ़ लेते हैं जी। क्वेश्चन 5 में हमने क्या करना है, कहता है जी x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ, आपके पास एक एक्सप्रेशन है जी, पॉलिनोमियल है जी, x⁴ + p - 3 × x³ -3p - 5 x² + 2p - 9 × x + 60। कहता है जी x + 1 इसका क्या लगता है, फैक्टर लगता है। x + 1 इसका फैक्टर होगा, ठीक है जी, आपने पढ़ा होगा जी। x + 1 अगर इसका फैक्टर होगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी -1, -1 क्या लगेगा, इसका रूट लगेगा। -1 अगर इसका रूट है तो भाई रिमाइंडर 0 निकलेगा, है जी। रिमाइंडर अगर 0 निकलेगा तो रिमाइंडर निकालना कैसे है, वो निकालेंगे रिमाइंडर थ्योरम से, यानी ये वैल्यू जो है -1 इसमें आप पुट कर देंगे तो जवाब आपको क्या मिलना चाहिए, रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, -1 इसमें पुट कर दें, -1 की पावर 4 1, -1 का क्यूब -1, -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, -p + 3 हो जाएगा। यहाँ पुट करेंगे -1 तो उसका स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो -3p + 5, देखिए ये भी तो माइनस है ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे +5, -1 इसमें पुट करेंगे तो -2p + 9 हो जाएगा और +6 एज इट इज,
इसको आपने 0 के बराबर पुट कर देना है, यहाँ से आपने p की वैल्यू निकाल लेनी है। तो चेक कीजिए जी, -3p, -2p, -5p, -t, -6p, राइट जी। लेफ्ट साइड पे 0 है, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 9 18, 18 + 6 कितना हो गया जी 24, उधर जाके -24, 6 -6 डिवाइड कर दें, p की वैल्यू 4 आ जाएगी। आपको नजर आएगी ऑप्शन सी में। तो चार्ली आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। 2 की पावर x + 2 × 3x over x - 1 = 9 है, ये एक इक्वेशन है। इसका रूट निकालना, द रूट ऑफ द इक्वेशन। भाई रूट कैसे निकालते हैं? इक्वेशन को सॉल्व करके। सॉल्व नहीं करना हमने, मैं पहले बता चुका हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, जो सी मर्जी इक्वेशन हो, आपने रूट्स निकालना है। 4 आंसर्स गिवन है, बैक सॉल्व करके चेक करना, बताया हुआ ना मैंने आपको। तो आपको जो आंसर्स गिवन है जी, अल्फा आंसर में क्या गिवन है जी 2, क्या गिवन है जी 2। बैक सॉल्व करने से पहले भी आपको मैं बताता चलूं कि बैक सॉल्व करने में भी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं आप। यानी 2 पुट करके इस सब को सिंपलीफाई करके बाद में देखें 9 आना चाहिए, आ रहा 9 के नहीं आ रहा, मुश्किल काम है, लेकिन इतना भी मुश्किल काम नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन मजीद टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। वो टेक्निक्स को लगाना ही दरअसल एंट्री को 100% कामयाब करना है। ठीक है जी। तो बात कुछ यूं है कि राइट साइड पे देखिए 9 है, 9 के फैक्टर 9 तो 3 ही 3 आ सकता है भैया, उसमें 2 नहीं आ सकता, मानता है? ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 की पावर है, तो हमने 2 की जो पावर है उसको जाया करना है। क्या करना है? जाया करना है। 2 की पावर को किल करना है। किल करने से मुराद ये कि इसकी पावर को 0 करना है। तो भाई इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आई? -2 निकल आई। सिंपल, क्योंकि राइट साइड पे 9 है, राइट साइड पे 6 होता तो मैं कुछ और सोचता, क्योंकि 6 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है। तो हाँ, राइट साइड पे 9 है, उसको 3 का मल्टीपल है। लेकिन फिर चेक भी कर लें, हाँ चेक भी कर लें, क्योंकि इस वक्त तो नन ऑफ दिस की ऑप्शन नहीं है, राइट जी। हो सकता है नन ऑफ दिस की भी ऑप्शन होती और -2 ऑप्शन में मौजूद ही ना होता, तो भैया आपको चेक करना पड़ता। यानी अब ये तो 0 हो गया, तो ये चीज 1 के बराबर होगी भैया। बाकी जो नंबर है -2 इसमें पुट करके चेक कर लो क्या बाकी 9 बनता है कि नहीं बनता। -2 पुट करोगे -6 ओवर -2 -1 -3, इसको देखें 2 बनेगा और 3 की पावर 2 कितनी बनेगी? 9 बनेगा। ठीक है जी, ये रूट है, आंसर मिल गया। लेकिन फर्ज कर लें कि यहाँ पर 3 ना होता, यहाँ पे क्या होता? 2 होता। तो अब क्या होता? अब ऊपर 4 होता, नीचे -3 होता, इसका जवाब 4/3 होता। और 9 की पावर 4/3 तो कभी भी 9 के बराबर नहीं आने वाला। सॉरी, 3 की पावर 4/3 तो कभी भी 9 के बराबर नहीं आने वाला। तो कहीं ऐसा ना हो कि नन ऑफ दिस की ऑप्शन हो और आप जल्दी जल्दी में ये टेक्निक लगाकर इसी को आंसर समझ लें, तो ये उस वक्त आपका आंसर हरगिज ना होता। ये ज़हन में रखिएगा। इस वक्त आपको आंसर मिल रहा है जी, क्या मिल रहा है जी? आंसर चार्ली में जी आपका -2। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट हमने करना है जी क्वेश्चन 7। इसमें भैया आगे फिर से पार्शियल फ्रैक्शन। अब आपको क्या कह रहा है जी? 1/x + 1/x + 1 + 1/x - 1। क्या कह रहा है जी? इज द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ। भाई ये किसकी पार्शियल फ्रैक्शन? ऑप्शन आपको गिवन है। जब आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि किसकी पार्शियल फ्रैक्शन, तो एक काम तो ये कि आप बैक सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे भाई? 4 ऑप्शंस अगर आपको गिवन है तो हर एक की पार्शियल फ्रैक्शन करके चेक कर लें कि क्या जवाब आ रहा है। अब आप कहेंगे तो बड़ा लेंथी काम है। भाई कोई मुश्किल काम नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन करने की आसान टेक्निक्स मैंने आपको बताई हुई है। इस वक्त ये लीनियर, तीनों लीनियर है, पार्शियल फ्रैक्शन करना बड़ा आसान काम होगा। आप बड़ी आसानी से जो आपको ऑप्शंस गिवन उनकी पार्शियल फ्रैक्शन करके चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मुश्किल है, तो सोचें यहाँ पर आप क्या काम कर सकते हैं। भाई सोचें, टेक्निक लगाएं, क्या टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। भाई इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी नहीं है, ये किसकी पार्शियल फ्रैक्शन है ये बताना है। पार्शियल फ्रैक्शन दरअसल होता क्या है? एलसीएम लेने का जो प्रोसीजर होता है उसका इन्वर्स प्रोसेस होता है। तो भाई इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आपको नहीं बतानी, ये किसकी पार्शियल फ्रैक्शन है ये बताना है। तो भाई चुप करके इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? x × x + 1 × x - 1, x कैंसिल, इन दोनों का प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा, वो होगा x² - 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, प्लस x + 1 कैंसिल, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा जी? x² - x प्लस ये कैंसिल, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ लिखना पड़ेगा जी x² + x।
तो भैया ये कैंसिल, ठीक है जी। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 1, इनको करेंगे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यू कैन सी इन ऑप्शन ए अल्फा आपके पास आंसर है। तो याद रखें जब भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी नहीं है, बताना है कि ये किसकी पार्शियल फ्रैक्शन है, तो भाई उसका एलसीएम लेके आप चेक कर सकते हो, आसानी से आपको जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन 8 जी, क्वेश्चन 8 में क्या कहता है बोला, इफ 3 प्लस आयोटा इज अ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 वेयर a बिलोंग्स टू r देन a इज इक्वल टू, लो जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है जी 3 प्लस आयोटा रूट लगता है, किसका रूट लगता है, x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। सबसे पहले देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, मानता है, यस। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो दरअसल अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है दूसरा भी कॉम्प्लेक्स होगा, और कौन सा होगा जी, कॉन्जुगेट होगा जी। तो इसका अगर एक रूट 3 प्लस आयोटा है तो दूसरा रूट क्या होगा जी, अदर रूट भैया इसका क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट हो गया 3 माइनस आयोटा। तो लो जी एक रूट ये है और दूसरा रूट ये है। अब आपने करना क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है जी, देन ए की वैल्यू निकालनी है जी, इसकी ये फाइंड करना है बस आपने, ये फाइंड नहीं करना। तो रूट से तो गिवन है तो रूट्स का सम निकाल सकते हो, प्रोडक्ट निकाल सकते हो। प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने बी तो फाइंड ही नहीं करना, आपको सिर्फ ए फाइंड करना है, सिर्फ ए फाइंड करना है, सिर्फ सम निकालोगे भाई। इन दोनों को भैया ऐड कर लो, क्या जवाब आएगा, ऐड करके सम कितना मिलेगा जी, आयोटा माइनस आयोटा कट जाएगा, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। सम निकालते कैसे, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज a ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1। तो a की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी -6 और -6 आपको मिल रहा है ऑप्शन डी डेल्टा। चलिए क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है जी, 9th क्वेश्चन क्या है जी, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो डिफर बाय यूनिटी हैं भाई। ये मैंने रब भी नहीं किया, मैंने बता दिया था कि डिफर बाय यूनिटी की कंडीशन क्या है, ये रही कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू a स्क्वायर। तो भाई यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलेगा जी, ये लिखा है ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलेगा जी, a का स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4c होता है। तो b क्या है यहाँ पर, माइनस p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है जी 1, c क्या है जी q, ये लीजिए जी राइट साइड पे a क्या है जी 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो बन गया p स्क्वायर माइनस 4q इक्वल टू 1, यानी p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1। ये रही जी आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन। लेकिन ये आपकी बुक का क्वेश्चन भी है, ठीक है जी, आपको शायद इसका आंसर भी याद हो, अच्छी बात अगर आपको आंसर याद है तो। लेकिन अगर p q की बजाय यहाँ पर कुछ और नंबर होते तो फिर तो आंसर डेफिनेटली ये ना होता। तो फिर आपको जो कंडीशन याद मैंने करने के लिए कही हुई है याद कर लेंगे, तो देखें उसी क्वेश्चन को आपने 2 लाइन में कर लिया, 2 सेकंड्स में कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको वो दे सकता है, ये कंडीशंस याद करें, इनसे मजीद भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कंडीशंस याद होगी आप आसानी से आंसर कर सकते हैं जी। क्वेश्चन 10 में क्या करना है, जल्दी से पढ़ते हैं। द कंडीशंस दैट द इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज 1 एज अ रूट। भाई कंडीशन बतानी है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक रूट क्या हो जाए 1 क्या है जिसका क्या लगता है जिसका रूट लगता है। भाई सीधी सी बात है, रूट का क्या मतलब होता है, ये वो नंबर होता है जो आपकी इक्वेशन को, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे कोई सी भी इक्वेशन हो, उसको सेटिस्फाई करे। तो भाई चुप करके 1 इसमें पुट कर दो, देखो क्या बनता है 1 का स्क्वायर 1 a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, ये कंडीशन बनती है। तो आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन बी में नजर आ रही है। बाकी सारी ऑप्शन को स्टडी कर लें, जाहिर है अगर एक आंसर मिल गया तो इसका मतलब बाकी 3 ऑप्शंस गलत होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा मकसद है कि बाकी ऑप्शंस को भी स्टडी कर लें। ए बी सी आर ऑफ सेम साइन, ए बी सी तीनों के साइन सेम है भैया, तीनों के साइन ऑपोजिट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसे नंबर होने चाहिए जो इनका सम 0 हो, ठीक है जी। तो ए बी सी के साइन यहाँ पर कोई अहमियत नहीं रखता, कौन से होने चाहिए। बी एंड सी हैव सेम साइन ऑपोजिट टू ए, ये भी गलत कह रहा है। ए एंड सी हैव सेम साइन ऑपोजिट टू ए, इन तीनों कंडीशंस के उलट भी हम कुछ वैल्यूज लें तो बात बन सकती है, ठीक हो गया। तो बहरहाल जी आपको आसानी से यहाँ पर ऑप्शन मिल रही है जी बीटा इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में देखते हैं जी क्या करना है जी हमने।
द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 टाइम्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन 11 है हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। अब इसको नेक्स्ट पार्ट में करने का मकसद क्या था, मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूं कि टाइम चूंकि कम है, हमने 15 क्वेश्चंस करने इस पार्ट में। जैसे मैंने कुछ कंडीशन लिखवाई थी, ऐसे ही आपको मजीद कुछ कंडीशन लिखवाऊंगा और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में आपका इसका सोल्यूशन देख लेंगे। क्वेश्चन 11 फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे। क्वेश्चन 12 देखें जी, हार्मोनिक मीन निकालना जी रूट्स का। किस रूट्स का? जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल टू 0। भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमने रूट्स का क्या निकालना है? दो रूट्स हैं, फर्स्ट कर ले, एक अल्फा एक बीटा है, तो उनका क्या निकालना है जी? हार्मोनिक मीन निकालना है जी। हार्मोनिक मीन रूट्स का क्या होता है जी? याद कर ले, हार्मोनिक मीन आपने याद किया हुआ 2ab और a प्लस b है ना, याद है ना जी। तो a और b की जगह क्या यूज करना है? अल्फा बीटा। a और b रहने दे बेशक, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा, ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला है। सॉल्व करना है जी, क्या करना पड़ेगा जी? 2 टाइम रूट्स का प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट यूज हो रहा है, रूट्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है जी? c ओवर a। ये रहा c, 8 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर a बोले तो 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है जी? रूट्स का सम भैया किसके बराबर होता है? सम में माइनस का साइन लगाना पड़ता है, माइनस b ओवर a होता है, तो b ये रहा। इसमें भी चूंकि माइनस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर a बोले तो 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। भैया ये तो जाएगा इससे कटा, ऊपर से 2 कॉमन ले, 2 कॉमन लेके ये 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 4, बाकी क्या बचेगा? 4 प्लस 2, ये 2 नहीं होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर नीचे भी 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही होगा, कैंसिल होके 4 बच रहा है जी। तो हार्मोनिक मीन मिल रहा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का, दैट इज 4। यू कैन सी इन ऑप्शन बी। चलिए जी क्वेश्चन 13 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन 13 क्या है जी? 13 क्वेश्चन में क्या करना है? कहता था नंबर ऑफ रियल रूट्स की तादाद निकाल लीजिए। x प्लस 1 ओवर x की पावर 3 प्लस x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, रूट्स कितने हैं? अच्छा, जो रूट्स का याद करने का तरीका कि रूट्स कितने हैं किसी इक्वेशन के, वो आप डिग्री पे डिपेंड करता है। लेकिन इस वक्त ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ से आप डिग्री नहीं निकाल सकते। डिग्री निकालना यहाँ से मुश्किल काम है। डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल की जगह करनी होती है, जिसमें वेरिएबल्स की पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। यहाँ पर पावर्स नेगेटिव भी आ रही है, 1 ओवर x को x की पावर -1 भी लिखा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से डिग्री बताई नहीं जा सकती, इसको सिंप्लीफाई करके बताई जा सकती है डिग्री। और डिग्री के बाद भी इवन रूट्स की तादाद श्योर नहीं होती। डिग्री अगर n है तो हमने ये याद किया हुआ है कि रूट्स की तादाद ज्यादा से ज्यादा n होगी। जरूरी नहीं है कि n के बराबर ही हो, कुछ रूट्स सेम भी होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन है जो रूट्स रियल है वो बताने। अब कितने रियल है कितने इमेजिनरी है तो बताया नहीं जा सकता, तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा ये होता है कि इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व हमने पहले किया नहीं होगा। कोई बात नहीं भाई, बहुत आसान काम है। x प्लस 1 ओवर x का आप कॉमन है, x प्लस 1 ओवर x कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा जी? x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर बच जाएगा भैया, प्लस यहाँ से क्या बचेगा जी? 1 बच जाएगा। अब आप कहीं बहुत मुश्किल हो गया, नहीं भाई बहुत आसान हो गया। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये कि x प्लस 1 ओवर x का इक्वल टू 0 पुट करना है यहाँ से आपने, और यहाँ से x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 उधर आके क्या बन जाएगा जी? -1। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से तो कोई रूट नहीं मिलना, नहीं मिलना है लेकिन इमेजिनरी मिलने, कॉम्प्लेक्स मिलने, क्योंकि स्क्वायर है किसी नंबर का वो नेगेटिव है। आपको पता है आयोटा का स्क्वायर नेगेटिव होता है। ठीक हो गया। तो x प्लस 1 ओवर x आयोटा या -1 के बराबर होगा, तो फिर उसके जो रूट्स निकलेंगे वो भी कौन से निकलेंगे जी? इमेजिनरी निकलेंगे। तो यहाँ पर बात करें, इसको फर्दर सोल्व करें तो क्या निकलेगा जी? x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। भैया इसको भी देखिए, रोज 1 को तो भेजिए -1। x स्क्वायर का जवाब -1 कब होगा? जब x आयोटा या -आयोटा के बराबर होगा। तो यहाँ से जो रूट्स निकले वो भी इमेजिनरी। हमने तादाद बतानी थी रियल रूट्स की। रियल रूट्स की तादाद कितनी थी? कोई भी नहीं निकल रहा भाई। इधर से जो निकल रहे हैं वो भी इमेजिनरी, यहाँ से जो निकल रहे हैं वो भी इमेजिनरी, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है रियल नंबर का। अगर स्क्वायर नेगेटिव है तो वो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोड्यूस करेंगे। तो इस वक्त कोई भी रूट हमारा रियल नहीं
मिल रहा। अल्फा ऑप्शन में आपको जीरो, जीरो मतलब तादाद बतानी थी, कोई भी रूट रियल नहीं है, तो कितने रूट से जो रियल है उनकी तादाद जीरो होगी, अल्फा आपके पास आंसर होगा। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन 14 जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। क्या कहता थी, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 1x एंड x स्क्वायर, भैया 1x और x का स्क्वायर आर इन ए बी। अब याद कर लें 3 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बनाते हैं, जब दरमियान वाला नंबर पहले और तीसरे का क्या लगता है, अर्थमेटिक मीन लगता है। ये आपने याद किया होगा जी। तो दरमियान वाला नंबर x है, ये इन दोनों का पहले का और तीसरे का अर्थमेटिक मीन है, और वो कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके। तो 2x, ये x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें, बैक सॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट सॉल्व कर लें बेहतर है, क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है। तो x की वैल्यू 1 निकलेगी, 1 के अलावा कुछ नहीं निकलेगी। डेल्टा आपका आंसर है जी। क्वेश्चन 15 जी, 15 में क्या करना है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, 9/2 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3/2 इक्वल टू 0। 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लें, 9x स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा जी माइनस 6x, जो यहाँ क्या आ जाएगा जी माइनस 3 इक्वल टू 0। आसान होगी। तो रूट्स निकालने हैं जी, रूट्स निकालने के कई तरीके हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लो, डायरेक्ट सॉल्व करने से मैंने आपको मना किया हुआ है, बैक सॉल्व कर ले। बैक सॉल्व करना भी इतना आसान काम नहीं है, बैक सॉल्व करना चाहते हैं तो रूट्स को पकड़े, बारी बारी इसमें पुट करके देखें किस एक रूट वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई है, सेटिस्फाई हो रही है, वो रूट होगा। लेकिन ये भी मुश्किल काम है, इससे पहले मैं आपको एक आसान तरीका बता चुका हुआ था। यहाँ से साम निकाल लें, क्या निकलेगा जी माइनस बी ओवर ए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 6/9, ये साम आएगा यानी कि 2/3। प्रोडक्ट निकालने वो क्या निकलेगा, दिस सी ओवर ए माइनस 3/9 यानी माइनस 1/3। तो आपको 4 ऑप्शन जो गिवन है भैया, उनमें देख लो किन में रूट्स का जो सम है वो 2/3 है, और किन में रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो -1/3 है। तो भैया आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट जो कि नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये कि एक रूट नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा रूट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट तब भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे प्रोडक्ट तब भी पॉजिटिव। तो एक ही ऑप्शन ऐसी है जिसमें दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नहीं है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, वो है जी चार्ली, -1/3 1। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आप चेक भी कर सकते हैं, इनको भैया ऐड करोगे तो 2/3 आ जाएगा, इनको भैया मल्टीप्लाई करोगे तो -1/3 आ जाएगा। ठीक है जी, टेक्निक्स साथ साथ आप देखते रहा करें जी। क्वेश्चन 16 भी हम नहीं कर रहे क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन हमने पहले एक छोड़ा था जी, कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था जी, क्वेश्चन 11 उस टाइप का है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आपको पोलिनोमियल गिवन है, जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है जी, x की 4 - 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। डिवाइड करके भी क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन साइंथेटिक डिवीजन आपने पढ़ी हुई है, वो लगाना ज़्यादा बेहतर है। साइंथेटिक डिवीजन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x की 4 का कोएफिशिएंट यहाँ लगा दिया, नेक्स्ट x क्यूब का कोएफिशिएंट लगाना है तरतीब से। x क्यूब यहाँ पर है नहीं, उसका कोएफिशिएंट 0 काउंट होगा, 0 लिख दिया। फिर जी x का कोएफिशिएंट जी -2, x स्क्वायर का -10, x का -2 और फिर कांस्टेंट 3। ठीक है जी, किस पर डिवाइड कर रहे हैं जी, x प्लस 3 पर। x प्लस 3 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -3 को यहाँ लिख लिया। पहला नंबर एज इट इज, मल्टीप्लाई किया -3, ऐड किया तो -3। ठीक है जी, अब इनको मल्टीप्लाई किया तो 9 आ जाएगा, इनको ऐड करने से क्या आ जाएगा जी -1, इनको मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, इनको ऐड करने से 1, मल्टीप्लाई किया तो -3, ऐड किया तो 0। लास्ट वाला रिमाइंडर होता है, और यहाँ से आपको मिल जाती है डिप्रेस्ड इक्वेशन। क्या मिल जाएगी डिप्रेस्ड इक्वेशन, डिग्री 1 कम करनी होती है, याद कर लें, डिग्री 4 थी, डिग्री रह जाएगी 3, तो x क्यूब -3x स्क्वायर -x प्लस 1। यू कैन सी इन ऑप्शन 4 लीजिए, x क्यूब -3x स्क्वायर -x प्लस 1, 4 लिए आपका यहाँ पर आंसर बन रहा है। मैं आपको फिर बता दूं, जरूरी नहीं है कि आपने sin30 डिग्री लगानी है, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। डिवाइड करके जो क्वोशंट निकलेगा वो डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी, यानी आप x की 4 - 10x स्क्वायर -2x प्लस 3 को डिवाइड कर लें x प्लस 3 पर। डिवाइड करने का प्रोसीजर याद कर लें, x क्यूब से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, जो प्रोसीजर है वो आपको आता है, तो यहाँ से जो क्वोशंट निकलेगा वही असल में डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाएगा। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, सिंथेटिक डिग्री लगाना कोई ज़रूरी यहाँ पर नहीं था। ठीक है जी, 15 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए, 2 क्वेश्चन बीच में से हमने छोड़ दिए,
उनको स्किप कर दिए हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अपना ख्याल रखेंगे आप। अल्लाह हाफिज़।